नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र का ये पहला चैप्टर होगा। भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो घटना चक्र के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ए। देखिए क्वेश्चन आंसर तो सब लोग सॉल्व करवा देते हैं और ये भी सबको पता है कि घटना चक्र पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री के लिए। जितना भी अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाया हुआ है, जितने भी एक्ट कानून आए हैं ना, सुनने में बहुत भारी और बहुत बोरिंग लगता है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट। लेकिन सच मानिए तो ये कुछ नहीं है, बस अंग्रेज़ों का भारत में गद्दी बचाने का जुगाड़ था और कुछ नहीं था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आया तो ये अंग्रेज़ों का कंट्रोल रूम था, मतलब ये पहला कचहरी था उनका। किस्सा देखिए इसका कि अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की राजा रजवाड़ों की कमजोरी देख कर नेतागिरी करने लगी। जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे होता है, सब आपस में ही लड़े रहते हैं। तो यहाँ की जब उसने लड़ाई झगड़े देखे तो वो आके नेतागिरी करने लगी और खूब पैसा लूटने लगी। अब जब कंपनी के कर्मचारी अमीर होकर ब्रिटेन लौटने लगे तो ब्रिटेन की संसद यानी जो अंग्रेजी सरकार थी वो बोली, अरे तुम लोग वहाँ डाका डाल रहे हो और हमको कुछ नहीं दे रहे हो। तो अंग्रेज सरकार ने कंपनी पर नकेल कसने के लिए एक कानून बनाया। वही कानून ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो 1774 में होती है। और अगर ये पूछा जाता है किस एक्ट के तहत हुई है, तब ये 1773 का एक्ट सही रहेगा। तो जब कंपनी के अफसर आपस में ही घूसखोरी और धांधली करने लगे तो अंग्रेज बोले कि ठहरो, तुम्हारे लिए एक दरोगा यानी एक जज बैठाते हैं। इसीलिए ये 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा एम्पे। कौन बनाए गए थे? सर एलिजा एम्पे। इसी एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्हीं का प्रमोशन कर दिया गया था। उन्हीं का प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मद्रास बम्बई वाले जो गवर्नर थे उनको उनके नीचे कस दिया गया। मतलब जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसको किसको समझ में आ रहा है बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये अभी हम ऊपर जैसे कि पढ़ के आए हैं कि 1773 के एक्ट के तहत हुई थी। और कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी, याद रखिएगा। लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि कौन थे इसके? सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। तो क्या सही होगा इसका? केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए मिलान करना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान रहते हैं, क्योंकि इनमें अगर हमको एक ऑप्शन भी हम खोज लिए तो कभी कभी एक में भी हमको आंसर मिल जाता है या कभी कभी दो में मिलता है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी 1784 में, 1784। और अगर मान लीजिए ये आपको नहीं पता है नियंत्रण परिषद, तो भी आपको पता था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1773। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में कहाँ पर 2 का ए है। तो 2 का ए सिर्फ एक ही में है। 1773 अगर आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो इसी से आप पूरा आंसर इसका खोज लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। अब ये क्या था? तो देखिए व्यापार अलग, राजनीति अलग हुई थी इस पर। अब कंपनी दो काम एक साथ कर रही थी, व्यापार करना और राजनीति करना, यानी सौदा बेचना व्यापार हो गया और राजाओं को हराना राजनीति। तो दोनों एक ही में गुडमुड हो रहा था। क्या हो रहा था? दोनों मिल रहा था। तो अंग्रेज सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट लाया।
यही 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आया और सीधे बोला उन्होंने कि दुकानदारी अलग चलाओ और राजकाज अलग चलाओ। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, नियंत्रण परिषद, राजनीति संभालने के लिए बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया व्यापार और दुकानदारी देखने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किस लिए? तो व्यापार और दुकानदारी देखने के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, नियंत्रण परिषद जिसको कहा जाता है, तो ये राजनीति संभालने के लिए, यानी सेना देश संभालने के लिए। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। इसमें ईसाई मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, चाय, चीन और ईसाई मिशनरी, इसका किस्सा क्या था कि 1813 जब आया ये एक्ट, तो इसके आते आते ब्रिटेन में बाकी व्यापारी हल्ला मचाने लगे थे कि खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में कमाएगी, तो हम क्या झुनझुना बजाएंगे, हमको भी भारत जाने दो। देखिए, इसको ध्यान से समझिए। तो सरकार ने कहा, जब वो बोले कि हम भारत हमको भी जाने दो कमाने के लिए, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, कंपनी की मोनोपोली यानी एकाधिकार ख़त्म कर देते हैं। उसने ख़त्म कर दिया। तो 1813 के तहत एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारी भारत आकर व्यापार कर सकता था वो समाप्त किया गया। 2 इसमें अपवाद रखे गए, एक चीन और चाय के साथ। जब कंपनी रोने लगी तो कहा गया अच्छा रो मत भाई। जब उसको पता चला कि एकाधिकार समाप्त हो रहा है तब कंपनी रोने लगी। ये सिर्फ समझने के लिए है। तो कहा गया कि अच्छा रो मत, भारत में चाय और क्या व्यापार और चीन के साथ व्यापार तुम्हारा सिर्फ कब्जे में रहेगा। 1 लाख रुपए शिक्षा पर भी दिया गया। तो इसने 1813 में ही पहली बार भारतीयों की पढ़ाई लिखाई के लिए 1 लाख रुपए सालाना बजट रखा गया था। अंग्रेजों ने धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की छूट दी थी। अंग्रेजों ने धर्म प्रचारकों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की छूट दी थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये 1833 आया था। अब पूरा भारत एक और मैकाले की एंट्री, ऐसा हुआ। देखिए, 20 साल बाद जब 1833 में सरकार ने कहा अब बहुत हुआ नाटक, कंपनी का व्यापार पूरी तरह बंद कर दो। भाई 13 में चाय और चीन का व्यापार छोड़ दिए थे। तो अब जब 20 साल बाद ये 1833 में आया तो वो कहा बहुत नाटक हुआ, अब कंपनी के व्यापार का काम पूरी तरह बंद कर दो, अब तुम सिर्फ राजा बनकर राज करो। चाय और चीन भी ख़त्म हो गया। जो चाय और चीन वाला एकाधिकार बचा था वो 1833 में ख़त्म हो गया, छीन लिया गया। भारत का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। फिर उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1833 में बनाया गया। तो ये पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, या भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो 1833 के एक्ट के तहत बने थे। और ये पहले गवर्नर जो बने थे विलियम बेंटिक थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले आए थे। विधि सदस्य हैं ये लॉर्ड मैकाले, इनको शामिल किया गया था। सरकारी नौकरी में भेदभाव खत्म हो गया। धारा 87 था, धर्म, वंश, रंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात की गई इसी 1833 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 का चार्टर एक्ट है, अभी हमने ऊपर में पढ़ा है कि इसके तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए पहली बार दिया गया था भारतीयों की शिक्षा के। तो देखो, अंग्रेजों को भारत में राज चलाना था, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी फौज और अफसर ब्रिटेन से लाने का बजट नहीं था। तो वो बोले कि हम ऐसे हिंदुस्तानी चाहिए हमको जो रंग रूप में तो भारतीय हों लेकिन दिमाग और सोच से पूरे अंग्रेज हों। समझिए, ताकि हमारा जो क्लर्क है, जो बाबू है, क्लर्क वाला काम सस्ते में निपटा सके। कि कोई भारतीय रहेगा तो वो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से और सोच से अंग्रेज होगा, तो वो हमारा काम सस्ते में और अच्छे से निपटाएगा, मतलब हमारे इशारे से चलेगा। तो इसी सोच ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी और इनमें यही 3 घटनाओं का जन्म हुआ।
इनका ही रोल रहा। तो 1813 का एक्ट था, इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार कानून बनाकर कहा कि भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसकी नींव कैसे पड़ी थी? तो पहली बार अंग्रेज़ों की सरकार ने मांगा कि भारतीयों को पढ़ाना लिखाना उनकी जिम्मेदारी है। यहीं से पढ़ाई का सरकारी बजट जो था वो शुरू हुआ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था, तो पैसा बांटने की कमेटी थी। 1813 में 1 लाख रुपए का बजट तो पास हो गया, लेकिन 10 साल तक अंग्रेज आपस में लड़ते रहे कि यह पैसा खर्च कैसे करें। समझ रहे हैं? ये जब बन गया तो वो लड़ते रहे कि हम इसको खर्च कैसे करें, जो 1 लाख रुपए बना है। तो फिर नींव कैसे पड़ी? तो इस 1 लाख रुपए की सही जगह खर्च कराने और शिक्षा की व्यवस्था देखने के लिए 1823 में 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष आगे चलकर लॉर्ड मैकाले बने थे। इसी कमेटी ने तय किया कि पैसा जो है वो अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों पर खर्च होगा। तो ये पैसा इसमें बनाया गया, फिर इसमें ये खर्च होगा, ये इसमें बताया गया पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर। प्राच्यविद बनाम आंग्लविद आया, तो अंग्रेजों के अंदर ही अंदर दो गुट बन गए, आपस में ये दोनों भिड़ गए। यानी प्राच्यविद एसटी प्रिंसेप, इनका कहना था कि भारतीयों को उनकी भाषा संस्कृत, अरबी, फारसी में पढ़ाओ। और जो आंग्लविद थे मतलब ट्रेवेलियर और मैकाले, तो इनका कहना था कि अरे हटाओ ये सब, भारतीयों को अंग्रेजी सिखाओ, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाओ। मतलब सबका अपना अपना विचार था। अंत में आंग्लविद जीते थे, प्राच्यविद हार गए थे। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मैकाले का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर घोषणा क्या की? तो घोषणा ये हुई कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अब से केवल अंग्रेजी होगा। तो ये कब से होगा ये याद रखिएगा। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन समझाया है, अभी ये बताइए कि आप लोग को ये समझ में आया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अब केवल अंग्रेजी होगा, इसकी नींव कैसे पड़ी। ये आपको मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अब केवल अंग्रेजी होगा, इसकी नींव कैसे पड़ी, किस एक्ट के तहत पड़ी। इसका निष्कर्ष क्या निकला था कि 1813 के एक्ट ने पैसा दिया, 1823 की कमेटी ने योजना बनाई और प्राच्यविद आंग्लविद के विवाद अंग्रेजों का थप्पा लग गया। इसीलिए ये तीनों ही कारण अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये तो आप लोग को शायद याद ही हो गया होगा कि 1813 का अधिनियम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज़ बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये सही है। देखिए हम लोग ये सारा ऊपर पढ़ के आए हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। सॉल्व करिए, उसका आंसर दीजिए। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। नहीं, ये गलत है, ये सही है, क्योंकि भारत का जो पूरा जो नियंत्रण था ये 1813 में नहीं 1858 में आया था। तो इसका सही है केवल 1 और 2। ये देखिए 1858 के अधिनियम में पूरा नियंत्रण आया था ब्रिटिश संसद के अधीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसका है ऑप्शन नंबर ए 1833। इतना ऊपर पढ़ने के बाद में तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई। बा से बजट हो गया, बा से बहस हो गया और बा से 92 हो गया।
तो ऐसे ही इसको याद रखिएगा। बजट पर बहस 1892 में हुआ था। 1892 का जो ये आया था एक्ट, भारतीयों ने 1885 में कांग्रेस बना ली थी और हल्ला करने लगे थे कि हमारा पैसा हमारा देश और तुम बजट बनाकर उड़ा रहे हो। अंग्रेजों ने 1892 में कहा कि ठीक है, तुम बजट पर बहस कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। क्या कहा कि ठीक है, तुम बजट पर बहस कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो, लेकिन वोट देने का हक नहीं देंगे। यानी सिर्फ बोल सकते हो, रोक नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। ये एक्ट आया था, इसको बोला जाता है ये वोट डालो और राज करो का बीज था। 1909 का जो एक्ट है, इसी के द्वारा अंग्रेज़ों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम मिलकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो मिंटो, ये वायसराय थे उस समय, इन्होंने एक जहरीला तीर चलाया कि सांप्रदायिक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव, नियम बनाया कि मुस्लिम सीट पर सिर्फ मुस्लिम खड़ा होगा और वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देगा। लॉर्ड मिंटो जो थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इन्होंने भारत के विभाजन की नींव रखी थी। तो भारत की विभाजन की नींव रखने के लिए लॉर्ड मिंटो ही जाने जाते हैं। समझ में आया आपको? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना देखिए हुई थी 1935 में, जो कि इसमें नहीं है। 1935 के एक्ट द्वारा हुई थी और 1937 में स्थापना हुई थी। तो एक्ट पूछेगा तो 1935 है, और अगर पूछेगा किस वर्ष हुई थी तो 1937 में हुई थी संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये था 1937। ये समझिए कि 1935 का एक्ट था वो हमारे संविधान की फ़ोटोकॉपी थी। यह अंग्रेज़ों का बनाया सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दस्तावेज था, जो 1935 का एक्ट था, सबसे बड़ा। यानी आज जो हमारा संविधान है वो लगभग 60 से 70% इसी 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। तो 1919 में जो राज्यों में द्वैध शासन, मतलब जो खिचड़ी लगाया गया था, राज्यों में जो द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में, उसे इसमें ख़त्म कर दिया गया और राज्यों को पूरी तरह आज़ादी दे दी गई थी, स्वायत्तता मिली थी 1935 के ही एक्ट में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये 1935 के एक्ट द्वारा ही हुई थी। राज्यों से हटाकर द्वैध शासन अब केंद्र में लगा दिया गया था। शक्तियों का विभाजन इसी एक्ट के तहत हुआ था कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनाई गई थी। अवशिष्ट शक्तियां थी, जो बचा कुचा पावर था, मतलब जो संघ सूची थी उसमें संघ कानून बनाता था, और जो राज्य सूची है उसमें राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो समवर्ती सूचियाँ होती हैं उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, बशर्ते अगर संघ का कानून मजबूत है या उसको अपना बनाना है तो राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता है, राज्य का रद्द हो जाएगा और केंद्र का ही मान्य होगा। फिर शक्तियों, जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, वो बचा कुचा जो पावर था वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। और संघीय न्यायालय की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम द्वारा हुआ था। ये जो 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना था। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट बना, जिससे पहले जज थे सर मॉरिस गोयर। यही आगे चलकर 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट बन गया था। तो पूछा जाता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पहले कैसे बना, क्या हुआ, तब ये 1937 का जो बना था पहला फेडरल कोर्ट, वही आज सुप्रीम कोर्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि 1935 के अधिनियम के द्वारा बना है। 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी विशेषताएं बनाई गई हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। देखिए, द्वैध शासन मतलब दो लोगों की सरकार।
आधा राज तुम्हारा आधा हमारा। तो अंग्रेजों ने प्रांतों को 2 विषयों में बांट दिया, यानी आरक्षित अंग्रेजों के पास था, जैसे पैसा, पुलिस, जेल, न्याय, लगान, मलाई खुद रख ली। और हस्तांतरित विषय थे वो भारतीय मंत्रियों के पास रखा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, नाली, गलियां, तो बिना पैसे वाली जिम्मेदारी भारतीयों को दे दी और जो पैसे वाला माल था वो खुद रख लिए। द्विसदनीय विधायिका इसमें लाई गई कि केंद्र में 2 सदन होंगे, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा हैं, तो वैसे ही पहली बार 1919 में ऐसे ही एक्ट आया था। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो 1919 का एक्ट था, इसने ही स्वायत्तता शुरू की थी। भारतीय विधान पालिका पर प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के एक्ट द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये 1919 का एक्ट है कि जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही केंद्र में 2 सदन लाए गए थे पहली बार 1919 के एक्ट में। फिर नेक्स्ट है कि विचार करना है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये गलत है, क्योंकि सभी महिलाओं को मताधिकार की अधिकार नहीं था, कुछ ही महिलाओं को था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? पहला गलत है, तो इसका ऑप्शन 2 ही सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में विचार करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। तो इसकी नींव पड़ी थी 1919 के एक्ट के तहत। फिर 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना था। ये सही है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ये भी सही है। देखिए, पहले के ज़माने में अंग्रेज़ों की बड़ी चालाकी क्या थी? तो वो भारत पर राज करने के लिए सिविल सर्वेंट, यानी आज के जो IAS अफसर हैं, इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन भारतीयों को अफसर नहीं बनने देना चाहते थे। इसीलिए वो परीक्षा ही लंदन, इंग्लैंड में करवाते थे। अब सोचिए आप कि उस दौर में किसी हिंदुस्तानी को एग्ज़ाम देने समंदर पार लंदन जाना पड़ता था, पैसा भी बहुत लगता था और उम्र की सीमा भी। अंग्रेज़ जानबूझकर कम एज रखते थे, 19 से 21 साल रखते थे, ताकि कोई भारतीय पास ही ना हो पाए। जैसे अभी भी अगर 19 से 21 साल रहेगा तो इतना जल्दी किसी को दिमाग नहीं आता कि हम उस पर जाएँ, उसकी तैयारी करें। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो इतनी कम एज में UPSC की तैयारी कर रहे हैं। भारतीयों ने बहुत हल्ला मचाया फिर कि भैया नौकरी हमारे देश में देनी है तो परीक्षा लंदन में क्यों करा रहे हैं, परीक्षा भारत में कराओ। तो फिर एक और 1919 का जब अधिनियम हुआ तो उसमें क्या हुआ? तो भारतीयों ने लगातार विरोध के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 में अंग्रेजों के घुटने टेके और पहली बार नियम बनाया कि सिविल सेवा परीक्षा यानी कि ICS अब भारत में ही आयोजित की जाएगी। फिर इसका नतीजा हुआ कि इसी के तहत 1922 से ICS की जो परीक्षा है वो भारत में होना शुरू हुई। पहले इलाहाबाद और बाद में फिर दिल्ली में हुई है। तो इसका कथन एक सही है और इसका दोनों सही है। दोनों हुआ कि जैसे भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो जैसे ही परीक्षा भारत में होने लगी तो हमारे भारतीय युवाओं ने अपनी जो काबिलियत दिखाई कि परीक्षा धड़ पास करने लगे। दूसरी तरफ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश जो नौजवान थे इस परीक्षा में कम शामिल हो पा रहे थे। तो आते आते वर्ष जब 1941 में ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आया कि ICS सेवा में अंग्रेज़ों यानी जो यूरोपवासी थे उनसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की हो गई थी। तो इसका दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ?
तो ये 1926 का था और 1945। इस सवाल में बच्चे अक्सर गच्चा खा जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जब 1935 का एक्ट आया था, 1945 का चुनाव 1919 वाले एक्ट से कैसे हो सकता है। 1937 और 1945 है, तो वो सोचते हैं कि जब 1935 का एक्ट आ गया था तो फिर 1919 वाले एक्ट से कैसे हो सकता है। इसीलिए अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो कॉमन सेंस में भी 1919 के तहत हुए थे ये नहीं लगाता है कि ये वाले 1919 के तहत हुए हैं, इसको जरूर गेस कर जाएंगे। तो लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा पेच छिपा हुआ था कि 1919 का जो एक्ट का असली नियम क्या था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के तहत केंद्र में केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी। इसके तहत 1926 का जो चुनाव था इसी 1919 के कानून के नियमों के अनुसार हुआ था, इसीलिए सही है ऑप्शन ए। फिर 1935 के एक्ट में क्या लफड़ा आया, तो 1935 में नया कानून लाए भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें कहा गया कि हम पूरे भारत को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, उसी के तहत एक नया चुनाव कराएंगे। लेकिन शर्त उसमें दी गई थी कि देसी रियासतें जो थी, राजा जो रजवाड़े थे, उनको भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। तो देसी रियासतों ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारे इस संघ में शामिल नहीं होंगे। क्या किए कि हम तुम्हारे इस संघ में शामिल नहीं होंगे। 1935 के एक्ट का केंद्र वाला जो अखिल भारतीय संघ वाला हिस्सा था वो कभी लागू ही नहीं हो पाया। इसीलिए फिर 1937 का चुनाव यह केवल प्रांतों के लिए हुआ था, केंद्र का चुनाव नहीं था। 1937 के चुनाव में केवल प्रांतों के लिए हुआ था। फिर 1945 का जब चुनाव आया तो 1935 का केंद्रीय जो संघ वाला नियम था वो ठप पड़ा था। इसीलिए जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आखिरी बार केंद्रीय विधानसभा का चुनाव कराना पड़ा तो अंग्रेजों को मजबूरन पुराने वाले एक्ट यानी 1919 के एक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका देखिए ऑप्शन ए और सी सही है, 1926 और 1945। 1937 का चुनाव का आपको समझ में आया ना कि ये चुनाव केवल प्रांतों के लिए हुआ था, केंद्र का चुनाव नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ये 1945। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा।